नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 41 के पार्ट पे। 41 जो गिरफ्तारी की पावर बताता है, तो हम आपके सामने लेके आए हैं सेक्शन 41 जो कि गिरफ्तारी बताता है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यक्तियों की गिरफ्तारी करने के लिए जो गिरफ्तारी का मीनिंग है, अरेस्ट का मीनिंग है, वो अरेस्ट होता क्या है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हमें समझना है अरेस्ट, और अरेस्ट का मीनिंग मैं सिर्फ बोलते जा रहा हूँ, आप अपने कॉपी पे नोट कर लेना, क्योंकि ये जो डायग्राम लेके आया हूँ ये आपको वन शॉट में 41 याद ही करा देगा और आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अरेस्ट का मीनिंग क्या होता है। अरेस्ट एक नेचुरल वर्ड होता है, एक मोरल वर्ड होता है। क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है कि एक सेंस होता है जो एक व्यक्ति को, जो कौन अरेस्ट कर सकता है, एक पर्सन अरेस्ट कर सकता है और पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, जिसको एम्पावर्ड बाय लॉ पावर होती है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने की। ठीक है, अब अरेस्ट क्यों किया जाता है। जब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध घटित किया हो, अपराध कमीशन किया हो, कमीशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस किया हो, तब उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब अरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, सेंस क्या लिया जाता है। अरेस्ट का मीनिंग सेंस ये लिया जाता है, किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लाइबिलिटी, जो पर्सनल लिबर्टी होती है, उसको या तो आप क्या करते हो, रिस्ट्रेन करते हो, या तो आप उसको क्या करते हो, छीनते हो, डिप्राइव करते हो, तब वो अरेस्ट की डेफिनेशन में, अरेस्ट के सेंस में समझा जाता है। बट रिस्ट्रेंट का मीनिंग ओनली ये नहीं है, ओनली रिस्ट्रेंट इज नॉट अरेस्ट। किसी व्यक्ति को अवरोध करना नॉट अरेस्ट, लेकिन किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को चारों तरीके से डिप्राइव, छीन लेना, ये अरेस्ट की डेफिनेशन में काउंट हो सकता है, अरेस्ट में काउंट हो सकता है। ठीक है, अरेस्ट कितने तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप कन्फाइनमेंट करो, और कन्फाइनमेंट भी क्या, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, अगर उसने कुछ किया है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है, होल्ड करना, किसी व्यक्ति को होल्डिंग करना, पकड़ना, यह भी एक अरेस्ट में माना जा सकता है। अब बात करते हैं कि कस्टडी और अरेस्ट क्या होता है, कस्टडी और अरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो जो अरेस्ट है वो एक ढंग है। वो क्या ढंग है, किसी व्यक्ति को हिरासत में, कस्टडी में लेने का एक ढंग होता है, क्या होता है, वो अरेस्ट होता है। और कस्टडी क्या होती है, कस्टडी केवल किसी व्यक्ति को मूवमेंट को रोकने का एक काम करती है, जैसे कि फॉर इन्वेस्टिगेशन, फॉर इंक्वायरी के लिए जो कस्टडी, फॉर इंटेरोगेशन के लिए जो अपन तरीका यूज करते हैं, वो कस्टडी में आता है। कस्टडी अरेस्ट क्या होता है, एवरी अरेस्ट हियर इज कस्टडी, एवरी अरेस्ट हियर इज कस्टडी, देयर इज कस्टडी, बट एवरी कस्टडी अरेस्ट इज नॉट मस्ट, है ना, जरूरी नहीं है। मतलब कस्टडी में जरूरी नहीं है कि उसको अरेस्ट किया जाए, आप पूछताछ के लिए भी उसको कस्टडी में, सर्विलियंस जो वर्ड का मीनिंग है, सर्विलियंस ही कस्टडी मानी जा सकती है। ठीक है, ऑलवेज अरेस्ट इज कंप्लीट, कंप्लीट ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। मतलब अरेस्ट कैसा होता है, कंप्लीट नेचर का होता है, पार्शियल अरेस्ट नहीं हो सकता। जबकि कस्टडी कैसी हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है और कंप्लीट भी हो सकती है। ये था पूरा कॉन्सेप्ट कस्टडी अरेस्ट का। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के, अरेस्ट के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कि अरेस्ट व्यक्ति को क्यों किया जाता है, किस उद्देश्य से किया जाता है। तो पहला जो ऑब्जेक्ट इसमें देखा जाएगा, पहला ऑब्जेक्ट है, किसी व्यक्ति अपना नाम पता बताने से इनकार करता है, मना करता है, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। किसी व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन पता करने के लिए आप उसको क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। किसी व्यक्ति की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, जो कि हम इसमें अब पढ़ने वाले हैं। तो अरेस्ट के अगर सीआरपीसी में टाइप देखे जाएं, तो हम सेक्शन वाइज अगर देखेंगे तो विद वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, विदाउट वारंट अरेस्ट अपन 41, 42 में करते हैं। 43 में अदर पार्टी जो प्राइवेट पर्सन होता है वो क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। 44 में, सेक्शन 44 में मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। और अगर विदाउट वारंट अरेस्ट की बात करते हैं तो ये वाले सेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन अगर विद वारंट पढ़ना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा वो 70 से लेके वो वाले जिसमें वारंट की आवश्यकता होती है, जिसमें बताया गया है कि सेक्शन 70 में वारंट चाहिए, फिर वारंट का एग्जीक्यूशन, वेलेबल वारंट चाहिए। ठीक है, एग्जीक्यूशन कैसे करेगा, तो वो बताता है कि विद वारंट की आवश्यकता कब पड़ती है अरेस्ट करने के लिए। चलिए, इतना सब हमने इंट्रो पार्ट कवर कर लिया है। अब हम सेक्शन अपने 40 पे आते हैं, तो आप अपनी 41 पे आते हैं, तो आप अपनी वेरेक्ट खोल लीजिए और उसको समझने की आप कोशिश करते हैं कि क्या है। हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे कि अब 41 में कैसे अरेस्ट करता है कोई पुलिस ऑफिसर।
चलिए, चैप्टर 5 बात करता है, चैप्टर 5 का मैटर है। चैप्टर 5 बात करता है व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में। पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकेगी? सिर्फ बात इतनी सी है कि पुलिस ऑफिसर की बिना वारंट के अरेस्ट कब कर सकेगी। तो पुलिस ऑफिसर की ये वाली पावर कैसी है? ये डिस्क्रिशनरी पावर है, क्योंकि इसमें वे वर्ड का यूज किया गया है। ये मैंडेटरी नहीं है। पुलिस चाहे तो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, नहीं तो अन्यथा अगर उसको नेसेसरी हुआ तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर की उसको आवश्यकता हो सकती है। तो ये पावर कैसी है? डिस्क्रिशनरी पावर है, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कर सकती है। अब पहला जो पॉइंट है उसमें पहला सबसेक्शन क्या बात करता है? वो बात करता है कि यदि कोई भी व्यक्ति ने, अभियुक्त ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और उस समय पुलिस अधिकारी क्या है? उपस्थित है, मतलब संज्ञेय अपराध कारित किया है और उस समय पुलिस अधिकारी की उपस्थिति है, तो वो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। पहली सिचुएशन ये आ गई। दूसरी वाली बात है, दूसरी वाली बात में 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट कौन से हैं? एक रीजनेबल कंप्लेंट, आपकी रीजनेबल क्या होनी चाहिए? कंप्लेंट होनी चाहिए। दूसरा होना चाहिए रीजनेबल क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, विश्वसनीय सूचना होनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? रीजनेबल सस्पेंस होना चाहिए, विश्वसनीय संदेह होना चाहिए, युक्तियुक्त संदेह होना चाहिए। तब क्या होगा? तब होगा एक चीज चेक करी जाएगी। अगर हमें ये वाली तीनों चीजें पता हैं, तीनों चीजें हैं, और उस व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो हम क्या करेंगे? उसे ऐसे कारावास से दंडनीय करेंगे जो 7 वर्ष से कम और 7 वर्ष तक हो सकेगा, और साथ में फाइन होगी, वो भी विद और विदाउट होगी, जुर्माना सहित या जुर्माने रहित हो सकती है। अब जो उसका सेकंड वाला पार्ट बोलता है कि जो, परंतु पहला वाला जो पार्ट है, पहला बोलता है कि हमें रीजनेबल रीजन टू बिलीव है, जो कि आईपीसी के 26 में बताया है, वो वाला रीजन टू बिलीव है। हमें विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस किया है, उस व्यक्ति ने क्या किया है? ऐसा ऑफेंस कारित किया है जिसको हम क्या कर सकते हैं? अरेस्ट करेंगे। दूसरी चीज क्या है? दूसरी, अगर पुलिस ऑफिसर का समाधान हो जाता है कि भैया आपने क्या किया है, आपकी अरेस्ट, आपने ऑफेंस किया है, इसलिए आपका अरेस्ट क्या है? नेसेसरी है, जरूरी है आपको गिरफ्तार करना, तो फिर क्या होगा? तो फिर 5 कंडीशन जो है उनको पूरा करना पड़ेगा। वो शर्तें हैं। कौन सी शर्तें हैं? पहला तो किसी अपराध के निवारित करने के लिए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। दूसरा, रीजनेबल इन्वेस्टिगेशन, उचित अन्वेषण के करने के लिए उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तीसरा जो है, एविडेंस के साक्ष्य को मिटाने के लिए और उसकी टेम्परिंग को निवारित करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए उसको क्या किया जा सकता है? अरेस्ट किया जा सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति की, गवाह जो कोई विटनेस है, ठीक है, और उस तथ्य से, जिस ऑफेंस को घटित किया है उस तथ्य की जानकारी है, अगर व्यक्ति उसको टीआईपी देता है, टीआईपी मतलब होता है थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस देता है, वचन देता है, धमकी देता है और प्रलोभन देता है, या तो पैसे देता है, गवाह को खरीद लेता है, या तो उसे डराता धमकाता है कि तुम मेरे खिलाफ गवाही नहीं दोगे, नहीं तो मैं तुम्हारा घर जला दूंगा, या तो प्रॉमिस देता है कि मैं जैसे ही बाहर आऊंगा मैं तुम्हें गाड़ी बंगले से भर दूंगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोमोशन से उसको बचाने के लिए कि वो पक्षद्रोही साक्षी ना बन पाए, ठीक, हॉस्टाइल विटनेस ना बन पाए, उसको बचाने के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं? उस व्यक्ति को जो ये टीआईपी देता है उसको अरेस्ट कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ कोर्ट में लाने के लिए, किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कि वो भागेगा नहीं, इसलिए उसे अरेस्ट करना जरूरी है, इसलिए उसको क्या कर सकते हैं? कोर्ट में लाने के लिए अरेस्ट कर सकते हैं। अब इन सब चीजों के ये 2 पॉइंट पढ़े हमने, ए और बी, ये 2 पॉइंट पढ़े। अब इन 2 पॉइंट का क्या रीजन है? रीजन ये है कि पुलिस ऑफिसर जब भी आपको गिरफ्तार करेगा, जब भी आपको अरेस्ट करेगा, आपको रीजन लिखना पड़ेगा। पुलिस ऑफिसर रीजन लिखेगा और रीजन लिखने के बाद कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यदि आप अरेस्ट नहीं करते, कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते, अब मान के चलो वो राष्ट्रपति है, गवर्नर है, ये सब प्रोविजन ऐसे होते हैं जिसमें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इनको अरेस्ट करने की पावर अगर होती भी है तो कार्यवाही नहीं कर सकते। ठीक है, पूछताछ अकेली हो सकती है इनसे, तो नॉन अरेस्ट। इनका रीजन भी लिख लो कि भैया ऐसी कंडीशन है, वो मंत्री का बेटा है, विधायक का बेटा है, उधर से फोन आ गया था तो हम अरेस्ट नहीं कर पाए, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो नॉन अरेस्ट का भी रीजन लिखना है, अरेस्ट का भी आपको रीजन लिखना पड़ेगा।
ठीक है। अब उसके बाद जो उसका बी ए पार्ट करता है, बी ए, जब आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो बी ए में बोलता है कि हमें कोई ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, हमारे पास कोई ऐसी विश्वसनीय सूचना है जो बताता है कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, अपराध किया है, और हमें रीजन टू बिलीव है। मतलब अपराध कौन सा, वो भी अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस ही होना चाहिए। तब उस व्यक्ति को ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो 7 वर्ष से क्या होगा, अधिक होगा, जो डेथ होगा, और जो उसके साथ फाइन होगी वो फाइन भी कैसी होगी, विथ भी हो सकती है और विदाउट भी हो सकती है। ये बी ए वाला पार्ट बात करता है। बात करते हैं सी वाले पार्ट पे। सी बात करता है प्रोक्लेम्ड अफेंडर के बारे में, उद्घोषित अपराधी के बारे में, जो कि कौन डिसाइड करेगा, जो कि कौन आदेश करेगा, वो आदेश देगा राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को जो जिसने ऑफेंस किया है उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकती है। चलिए डी पॉइंट बात करता है स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर आपके कब्जे में कोई चुराई हुई संपत्ति होने का अगर हमें क्या है, सस्पेंस है, हमें क्या है, संदेह है, तब भी हम आपको आईपीसी की धारा 411 के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं। चलिए ई पॉइंट क्या बोलता है, ई पॉइंट बोलता है कि कोई भी पर्सन किसी पुलिस अधिकारी को ड्यूटी करने में बाधा पहुंचाता है या कोई व्यक्ति उसको अपने कार्य करने से रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तब भी पुलिस ऑफिसर उसको क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। ये ई पॉइंट में बात करता है। एफ पॉइंट में बात करता है डिजर्टर के बारे में कि यदि कोई सशस्त्र बलों से भागा हुआ कोई अभित्याजक है तो उसको भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है विदाउट वारंट के। जी पॉइंट में बात करता है एक्स्ट्रा एडिशन, जो कि अपने आईपीसी की धारा 3 में 4 में पढ़ चुके हैं। क्या बात करते हैं कि यदि कोई भारत के बाहर अगर कोई ऑफेंस किया गया है और भारत का कोई नागरिक है, यदि उसने ऑफेंस किया है, अगर उसको गिरफ्तार करना है, ठीक है, तो वो अपनी ट्रीटी के माध्यम से, एक्स्ट्रा एडिशन प्रत्यार्पण संधि के माध्यम से उसको क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है जैसे ही वो भारत में आएगा। ठीक है, उसके बाद एच बात करता है रिलीज कन्विक्ट की बात करता है कि यदि कोई रिलीज कन्विक्ट पर्सन को, एक्यूज पर्सन को रिलीज कर दिया गया है तो उसे 356 के 5 के प्रोविजन को अपनाना पड़ेगा। यदि वह उनका ब्रीच करता है तो गिरफ्तार करेगा। 305 के 56 के 5 में यह बोला जाता है कि आपको 5 वर्ष तक पता बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको रेसिडेंसी बताना पड़ेगी कि हम कहाँ रहते हैं, तो 5 वर्ष तक आप अगर नहीं बताते और आप चेंज कर देते हो और थाने में उस चीज़ की सूचना नहीं रहती है, तब भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसका आई जो पॉइंट बोलता है, आई बोलता है रिक्विजिशन के बारे में कि यदि पुलिस अधिकारी नहीं है तो पुलिस अधिकारी अपने अन्य अधिकारी, अन्य पुलिस ऑफिसर को भी क्या दे सकता है, वो पावर दे सकता है अरेस्ट करने की, तो वो भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। इसका जो सबसेक्शन 2 बात करता है वो बात करता है सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग। कैसा सेक्शन 42? सेक्शन 42 बोलता है कि यदि आप नाम नहीं बताओगे, यदि आप पता नहीं बताओगे, तब पुलिस ऑफिसर को पावर हो जाएगी कि आपको मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। इसी के साथ जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।